हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट। और कॉस्ट चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पूरी थ्योरी और पूरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। आज कॉस्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो नंबर 1 है, यानी पार्ट नंबर 1 मैं आपके लिए बनाने के लिए जा रहा हूं। और कॉस्ट चैप्टर के अंदर आज मीनिंग, कितने टाइप्स के कॉस्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझा कर जाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे कॉस्ट। और कॉस्ट में जैसा कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम ये चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे तो हमें इतना तो पता ही होगा। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी सामान को बनाने में आने वाला जो खर्चा होता है उसे हम लोग कॉस्ट कह देते हैं। तो सिंपल सा मतलब यही है कॉस्ट का। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कह रहा है कि किसी भी कमोडिटी को बनाने में आने वाला जो खर्चा होता है या होने वाला जो खर्चा है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कॉस्ट कह देते हैं। लेकिन कॉस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहीं पर खत्म नहीं होता। यहां पर कुछ बातें हैं जो डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है और यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखो, इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट। वो कॉस्ट जो बाहर वालों को पे की जाती है उसको हम एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मार्कर बनाने का काम करता हूं तो मैं इस मार्कर की जो जितनी भी प्लास्टिक है, रिफिल है, इंक है, वो मैं बाहर से खरीद के लेकर आता हूं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे वर्कर काम करते होंगे, उन वर्कर्स को मुझे सैलरी पे करनी पड़ती होगी। ठीक है, और मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है, मेरे को उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ये सारा पैसा ऐसा है जो जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो हमें पेमेंट करनी है अपनी जेब के अंदर से। इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट। अब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑनर खुद को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे बोलता हूं कि जहां पर मेरी फैक्ट्री है, जहां पर मैं ये मार्कर बनाता हूं, जो वो फैक्ट्री है, वो जो फैक्ट्री एरिया है, वो जो लैंड है, वो मेरा खुद का है। तो अब बताओ, क्या मुझे किसी को रेंट पे करना पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब रेंट मैं खुद को ही पे करूंगा। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो ऑनर खुद को प्रोवाइड करता है, खुद को पे करता है। तो नोट नंबर 1 में याद रखना, इकोनॉमिक्स में दोनों तरीके की कॉस्ट आती है, एक्सप्लिसिट यानी अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट जो खुद को पे की जाती है। याद रखनी है ये बात। अब नोट नंबर 2 में क्या समझना है? कॉस्ट इज द सम ऑफ फैक्टर इनपुट। अब ये फैक्टर इनपुट क्या होता है? मैंने आपको बताया था किसी भी सामान को बनाने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले क्या होता है? रेंट। लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? प्रॉफिट। इन सब को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नॉन फैक्टर इनपुट जस्ट लाइक रॉ मटेरियल। ठीक है, तो याद रखना है कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर इनपुट की कॉस्ट प्लस नॉन फैक्टर इनपुट की कॉस्ट। तो ये दो नोट आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, क्योंकि डेफिनेशन से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो नोट नंबर 3 में मैंने कुछ नहीं करा, इन्हीं दोनों को समराइज करके बस फॉर्मूले की शेप में लिख दिया है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं फैक्टर इनपुट की कॉस्ट और नॉन फैक्टर इनपुट्स की कॉस्ट होती है। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट। हमें कितने शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ने हैं? इसके अंदर 3 शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ने हैं, 3 एवरेज कॉस्ट पढ़ना है और 1 हमें मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ना है। देखो, फर्स्ट कॉस्ट हमें पढ़ना है फिक्स कॉस्ट, इसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट या टीएफसी या एफसी कहते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यही। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, इसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट वीसी या टीवीसी भी कहते हैं। टोटल कॉस्ट जिसे हम टीसी कहते हैं। फिर एवरेज में भी 3 है, हमारा एएफसी, एवीसी, एटीसी, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ये सारे शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ा कर जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, हम तीनों को एक एक करके समझने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी आपकी हेल्प करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मैं समझाने वाला हूं आपको टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएफसी या एफसी यानी कि फिक्स कॉस्ट भी कह देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट क्या होता है? रेफर टू दोज कॉस्ट
विच डू नॉट चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कह रहा है कि आउटपुट के लेवल के चेंज होने से ये वाला कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का रेंट 50,000 रुपये है, अगर मैंने एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करा तो भी लैंडलॉर्ड 50,000 रुपये का रेंट लेगा। अगर मैंने वहां पर 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो भी लैंडलॉर्ड मेरे से कितने रुपए रेंट लेगा? 50,000 रुपये लेगा। अगर मैंने वहां पर 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो भी मेरा लैंडलॉर्ड मेरे से कितने रुपए का रेंट लेगा? 50,000 रुपए का रेंट लेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में माना जाता है कि भाई लैंडलॉर्ड ने जो रेंट फिक्स कर दिया है वो प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से चेंज नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो फिक्स खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपने किसी को सैलरी पे रखा कि भाई तुम्हारी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ, आपने पूरे महीने उससे कुछ भी काम नहीं करवाया, वो बंदा बैठा हुआ है पूरे महीने, जब मंथ एंड होगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई मेरी सैलरी दे दो। अगर हम उससे बोलते हैं आपने काम कुछ भी नहीं करा, तो हमने उसको सैलरी पे रखा है ना, हम उससे काम करवाएं या ना करवाएं हमें सैलरी उतनी ही पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ हम उससे ज्यादा काम करवाएंगे तो भी हमें सैलरी उतनी पे करनी है। कहने का मतलब क्या है कि उसका जो वर्किंग हार है वो अपने वर्किंग हार के 20,000 रुपये लेगा ही लेगा, चाहे आप उससे काम करवाओ या फिर ना करवाओ। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से नहीं बढ़ती, प्रोडक्शन के घटने से नहीं घटती, एटलीस्ट यहां तक कि प्रोडक्शन जीरो होने पर वो कॉस्ट कैसी रहती है? अनचेंज रहती है। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के चेंज होने से डायरेक्टली चेंज नहीं होता। अच्छा, इस वाले कॉस्ट के कई सारे नाम हैं। इस कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है, इस कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, इसे अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जाता है और इसी को जनरल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मैंने रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं है कि आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, यानी कि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चा फिक्स है। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, अब यहां पर हम इसकी टेबल को समझ लेते हैं। टेबल में देखो प्रोडक्शन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो प्रोडक्शन यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो भी हमारा टीएफसी कैसा है? सेम है। अगर हम प्रोडक्शन को ऐसे ऊपर जाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, तो भी टीएफसी कैसा है? सेम है। और यहां तक कि प्रोडक्शन 0 होने पर भी टीएफसी सेम ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बनाई जा सकती है, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से भी कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से भी कांस्टेंट रहती है और प्रोडक्शन के 0 होने से भी कांस्टेंट रहती है, ऐसी कॉस्ट को हम टीएफसी के नाम से जानते हैं। तो टीएफसी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। देखो डायग्राम में यहां पर इस वाले चैप्टर में जब भी हम डायग्राम बनाएंगे यहां पर आउटपुट लिखना है और यहां पर जो भी डायग्राम हम बनाएंगे, जैसे हम टीएफसी बनाएंगे तो टीएफसी लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एएफसी बनाएंगे तो एएफसी, जो भी डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम का नाम यहां पर लिखा जाएगा। देखो टीएफसी बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद रखना कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, शेप ऑफ टीएफसी कर्व। तो टीएफसी कर्व का शेप होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? चाहे आउटपुट का लेवल इतना हो, चाहे आउटपुट का लेवल इतना हो, चाहे आउटपुट का लेवल इतना हो, यानी आउटपुट का लेवल आप बढ़ाओ या घटाओ फिर भी टीएफसी कैसा रहेगा? सेम। इसलिए शेप कैसी होती है टीएफसी की? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 4 बातें मैंने यहां पर बताई, मीनिंग बताया, एग्जाम्पल बताया, टेबल बताया और डायग्राम बताया। इसके अलावा टीएफसी के कुछ और भी नाम होते हैं, वो नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीवीसी या वीसी बोल देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वो कॉस्ट जो आउटपुट के लेवल चेंज होने से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उसी के ऊपर बात करता हूं कि मान के चलो मैं ये मार्कर बनाने का काम कर रहा हूं, इस महीने में मैंने एक भी मार्कर फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं करा, एक भी मार्कर नहीं बनाया, तो इसमें जो लगने वाली जो प्लास्टिक है, इसमें जो लगने वाली रिफिल है, क्या इसका खर्चा आएगा? बिल्कुल भी इसका खर्चा नहीं आएगा, इसका खर्चा हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं 10 मार्कर का प्रोडक्शन करता हूं तो प्लास्टिक भी 10 के बराबर लगेगी। अगर मैं 1000 प्रोडक्शन करता हूं तो प्लास्टिक भी 1000 के बराबर। तो आप देख रहे हो कि ये जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, जो इस मार्कर पे लगने वाला रॉ मटेरियल है, ये प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के कम करने से कम हो रहा है और प्रोडक्शन 0 करने से 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं टीवीसी,
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर कौन होते हैं? जिन्हें हम काम पे लाते हैं, बोलते हैं भाई तुम जितना काम करोगे उतना ही हम तुम्हें पैसा देंगे। तो काम नहीं करते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते, काम ज्यादा करते हैं तो उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकता हूं एक फैक्ट्री के अंदर एक शर्ट बनाने वाला कारीगर है, पूरा दिन बेचारा बैठा रहा, एक भी शर्ट नहीं बनाई तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। एक शर्ट बनाएगा तो मान के चलो एक शर्ट बनाने के 300 रुपए, तो उसे 300 रुपए मिलेंगे। 2 शर्ट बनाएगा 600 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कह देते हैं टीबीसी, पावर का खर्चा, फ्यूल का खर्चा। अच्छा, इस कॉस्ट के क्या क्या नाम है याद रखना। इस कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पर हम इसकी टेबल को समझ लेते हैं। देखो आउटपुट 0 पर टीबीसी 0 है, क्योंकि बताया था कि प्रोडक्शन ना करने पर, प्रोडक्शन 0 होने पर आउटपुट क्या नाम है, टीबीसी कैसा होता है, 0 होता है। जैसे जैसे हमने आउटपुट को बढ़ाया टीबीसी भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1 पे 6 था, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 24, ठीक है। आप अपने हिसाब से नंबर कुछ भी ले सकते हो, यानी कि आपको बढ़ाते हुए थोड़ा दिखाना है। तो आपको ये बात भी याद रखना है कि जो टीबीसी होता है ना, पहले इन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और देन उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से। अगर हम इस टेबल को आगे लेके और जाएंगे तो याद रखना है टीबीसी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पहले वो किस रेट से बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और देन उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्राम पे। डायग्राम में नीचे आउटपुट दिखाया है, यहां पर हमने टीबीसी दिखाया हुआ है। अच्छा, ये देखोगे तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला है। पॉजिटिव स्लोप ऐसे होता है क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो टीबीसी बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव स्लोप है। और इसके जो इस पॉजिटिव स्लोप है इसका नाम है इनवर्सली एस शेप। बात समझ में आ गई? क्यों बनता है ऐसा? क्योंकि टीबीसी पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और देन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, टीबीसी की जो शेप होती है ये कैसी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली एस शेप होती है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? क्यों होती है? क्योंकि टीबीसी पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और देन उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है। अब आ जाते हैं हम टोटल कॉस्ट पे। ये टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारा टीएफसी होता है और प्लस जो हमारा टीवीसी होता है, अगर हम उन दोनों का सम कर दे तो हमारा क्या निकलकर सामने आ जाता है, टीसी निकल के सामने आ जाता है। इसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी। अब आउटपुट यहां पर देखो, वही डाटा मैंने उठा लिया। देखो यहां पे देख सकते हो, जो टीएफसी वाला था वो मैंने टीएफसी में लिखा और यहां पर जो टीवीसी के अंदर डाटा था वही मैंने टीवीसी में लिखा। दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया मेरा, टीसी बन गया। बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखने वाली बात यह है कुछ कि भाई जब आउटपुट 0 होता है तो भी टीसी 0 नहीं होता। ये बात देखने वाली है। आउटपुट 0 होता है तो टीसी 0 नहीं होता, वहां पे टीवीसी 0 होता है। आउटपुट 0 होने पर ये चेक कर सकते हो टीएफसी और टीसी बराबर होते हैं। यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई टीएफसी और टीसी कहां पर बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे जहां पर आउटपुट 0 होता है वहां पर टीएफसी और टीसी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर से वही है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है टीसी भी हमारा क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि टीवीसी भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो टीवीसी धीरे धीरे बढ़ता है तो इसलिए टीसी भी साथ साथ क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो स्लोप टीवीसी का होता है वही स्लोप किसका होता है बच्चों, टीसी का भी होता है। अब हम एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं यहां पर सारे बच्चे, ठीक है। शेड्यूल की तरह डायग्राम भी बहुत सिंपल है आपका। टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आउटपुट के हर लेवल पर सेम रहता है टीएफसी, इसलिए टीएफसी हमारा कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टीवीसी। देखो टीवीसी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होता है। याद रखना टीवीसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट 0 होने पर टीवीसी 0 होता है। तो देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से इंक्रीज, यानी पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। अब जो टीसी होता है, टीसी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टीसी किसका सम होता है, टीएफसी और टीवीसी का सम होता है। इसलिए जब आउटपुट 0 होता है तो भी टीसी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आउटपुट 0 होने पर टीएफसी और टीसी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। इसीलिए जब आउटपुट 0 होता है तो वो यहां से स्टार्ट होता है। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पर टीसी और टीएफसी दोनों ही बराबर हैं इस वाले पॉइंट पर। चेक करना, जब आउटपुट 0 होता है तो टीएफसी और टीसी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। इसलिए टीसी कर्व ऐसा बनता है। टीसी कर्व का भी शेप कैसा होता है, इनवर्सली एस शेप होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है।